starts in 3, 2, 1, go. चलिए सर, तो आज जो हम लोग मिले हैं वो मिले हैं बहुत ही प्यारे से टॉपिक के लिए, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट हमारा यूनिट नंबर 4 है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो 6 मार्क्स में आता है बेटा। चल, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं ये गवर्नमेंट बजट क्या है। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? एक एनुअल स्टेटमेंट दैट शोज the receipt and the expenditure of fiscal year। यानी कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल, यानी गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है एक एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट बजट होगा वो एक एनुअल स्टेटमेंट होगा। एनुअल का मतलब होता है ईयरली स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक ईयरली स्टेटमेंट है, एक एनुअल स्टेटमेंट है, जो हमें क्या बताता है बेटा? ये हमें बताता है रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फिस्कल ईयर, यानी कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। चलो बेटा आगे चलते हैं। जब मैं गवर्नमेंट बजट की बात करता हूं, जब भी मैं गवर्नमेंट बजट की बात करता हूं, तो देखो गवर्नमेंट बजट में दो तरह की चीजों को मेंटेन किया गया। वो आपके सामने मैंने लिख के रखा भी है बेटा। दो चीजों का रिकॉर्ड किया गया, एक रिसीट किया गया और एक एक्सपेंडिचर रखा। अब ये गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट्स आए, ये दो आए। एक आया आपका रिसीट, एक आया आपका एक्सपेंडिचर। रिसीट जो है बेटा, ये फिर से दो पार्ट में क्लासिफाइड है, और एक्सपेंडिचर जो है बेटा, ये फिर से दो पार्ट में क्लासिफाइड है। यानी रिसीट कितने तरह के हैं हमारे पास? दो। और एक्सपेंडिचर कितने किस्म के हुए हमारे पास? दो। तो रिसीट कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा है कैपिटल रिसीट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर जो है ये भी दो है बेटा। एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो कहानी है ना ये गवर्नमेंट बजट की, वो 80% कहानी आपकी यहीं पे खत्म हो जाएगी बेटा। अगर आप ये गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स अगर ध्यान से सुन लीजिए कि रिसीट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अगर ये आप जान लो तो लगभग 80% ऑफ द पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट यही आप खत्म कर लो। तो आइए जानते हैं कि ये रिसीट और एक्सपेंडिचर है क्या। देखिए बेटा, रिसीट और एक्सपेंडिचर, देखिए रिसीट का अगर मैं बात करूं तो रिसीट का मतलब होता है किसी चीज की प्राप्ति। और किस चीज की प्राप्ति बेटा? पैसों की प्राप्ति। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। तो रिसीट में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं रिसीट लिखूं आपके पास क्या याद रखना है कि पैसे का आना, और एक्सपेंडिचर जब भी आप करते हो तो यहाँ पे होता है पैसे का जाना। यानी रिसीट में आप क्या बोलोगे कि आपके पास पैसा आया, और एक्सपेंडिचर करके क्या बोलोगे कि आपके पास से पैसा गया। अब रिसीट में दो नाम आ गए बेटा, एक आ गया रेवेन्यू और एक आ गया कैपिटल। उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी दो नाम आ गए, एक आया रेवेन्यू और एक आया आपका कैपिटल। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रेवेन्यू नेचर डिस्कस करूंगा, फिर कैपिटल नेचर डिस्कस करूंगा। यानी कि मेरा जो क्लास लेने का आज एजेंडा आएगा पहला, उसमें सबसे पहले मैं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर जानेंगे कि रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए बेटा जानते हैं सबसे पहले रेवेन्यू नेचर। देखिए रेवेन्यू नेचर के अंदर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पैसे के आने का भी जिक्र है और पैसे के जाने का भी जिक्र है। अगर रेवेन्यू के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो रेवेन्यू रिसीट भी है बेटा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अंडर द केस ऑफ रेवेन्यू नेचर, under the case of revenue nature, asset or liability will not be affected. यानी कि पैसे के आने का अगर मैं जिक्र करूं तो भी असेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगा, और अगर पैसे के जाने का जिक्र अगर मैं करूं तो भी ये असेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज आपको याद रखना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी असेट और लायबिलिटी का जिक्र नहीं होगा, और रेवेन्यू रिसीट के अंदर भी असेट और लायबिलिटी का जिक्र नहीं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर के अंदर आपको याद रखना है कि अंडर द केस ऑफ कैपिटल नेचर, अंडर द केस ऑफ कैपिटल नेचर, एसेट और लायबिलिटी will be affected. सबसे पहली बात ये याद कि रेवेन्यू नेचर के अंदर असेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं करेगा और कैपिटल नेचर के अंदर असेट लायबिलिटी अफेक्ट करेगा। अब जानते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट होते क्या। तो सबसे पहले इधर देखते हैं रेवेन्यू,
और रेवेन्यू के नीचे आप 2 डाउन एरो करके चीजों को मेंशन करना शुरू करेंगे। पहले साइड लिखेंगे रेवेन्यू रिसीट और दूसरे साइड लिखेंगे बेटा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब भी रिसीट करेंगे यहां पे पैसे का आना आएगा और एक्सपेंडिचर करेंगे तो पैसे का जाना मेंशन करो। ये चीज याद रखना, यानी कि पैसा जाएगा एक्सपेंडिचर, पैसा आएगा रिसीट। अब समझते हैं कि ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये भी 2 किस्म के, एक है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और एक है इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स। एक है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और एक है इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स। यानी पैसे जो आते हैं रेवेन्यू नेचर के अंदर वो 2 तरह से आ सकते हैं बेटा, या तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आएगा या तो इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स आएगा। इन द फॉर्म ऑफ टैक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट टैक्स 2 किस्म से वसूलती है। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, तो पहला नाम क्या आया आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा नाम क्या आया बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देखो याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट आपके इनकम के ऊपर इम्पोज करती है, गवर्नमेंट आपके इनकम के ऊपर इम्पोज करेगी, गवर्नमेंट आपके वेल्थ के ऊपर इम्पोज करेगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपके किसके ऊपर इम्पोज करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर। चल नॉन टैक्स के क्या क्या रूप आते हैं बेटा, तो नॉन टैक्स के रूप आते हैं बेटा इंटरेस्ट, नॉन टैक्स के और क्या रूप आएंगे बेटा प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, नॉन टैक्स के और क्या रूप आएंगे बेटा, तो ये आएंगे बेटा फीस, नॉन टैक्स के और क्या रूप आएंगे, तो ये आएगा बेटा लाइसेंस, नॉन टैक्स का और क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा बेटा फाइन एंड पेनल्टीज, नॉन टैक्स का और क्या आएगा बेटा, तो आएगा स्केट्स। अब ये सारे जो है जो मैंने नॉन टैक्स में लिखा है, इंटरेस्ट लिख लो, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स लिख लो, फीस लिख लो, लाइसेंस लिख लो, फाइन एंड पेनल्टीज लिख लो, स्केट्स लिख लो, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए इनकम है बेटा। यानी ये जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो सारे इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स आ रहा है। अब देखो ये सारे के सारे इंटरेस्ट आप गवर्नमेंट को देते हो तो गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ, पैसा आया या गया, पैसा आया। प्रॉफिट एंड डिविडेंड कंपनीज के साइड से दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, क्या होता है, पैसा आता है। फीस आप भरते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, क्या होता है, उनके पास पैसा जाता है। लाइसेंस लेने जाते हो, लाइसेंस ले जाते हो, किसी भी चीज का लाइसेंस लो, आप इंपोर्ट लाइसेंस लो, आप एक्सपोर्ट लाइसेंस लो, अरे गाड़ी चलाने का लाइसेंस लो, हर जगह क्या होता है लाइसेंस फीस आप भरते हो, तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। फाइन भरते हो, चलान भरते हो, क्या होता है, इसमें भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। स्केट्स में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा बेटा, अभी नहीं कर, ठीक है। आपको अभी फिलहाल ये याद रख के चलना है कि स्केट्स के अंदर भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, कैसे आएगा क्या होता है वो थोड़ी देर के बाद समझाने वाला पॉइंट है, अभी इसको आप डिस्टर्ब ना।
तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो रेवेन्यू नेचर है इसके दो पार्ट आए, वन इज रिसीट, वन इज एक्सपेंडिचर। रिसीट दो तरह से आते हैं, वन इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड द अदर वन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स। इन द फॉर्म ऑफ टैक्स की अगर बात करूं तो टैक्स दो किस्म के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए टैक्सेशन से ही शुरू करते हैं कहानी को। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल इनकम में जिन बच्चों ने टैक्स को सही तरह से वहां पे जान लिया था, वहां पे जानने के बाद फिर यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम कम है, इजिली आप समझ सकते हैं इस चीजों को। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम टैक्स, और टैक्स को लिखने के बाद इधर लिखेंगे हम डायरेक्ट टैक्स, और इधर लिखेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, सबसे पहली बात, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये चार्ज ऑन पर्सन होता है, और पर्सन के बारे में मैंने खूब अच्छे से डिटेल में आपको बताया है बेटा अपने लास्ट रिकॉर्डिंग्स के अंदर। वो रिकॉर्डिंग्स आप एक बार जरूर सुनिएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किया जाता है ऑन पर्सन के ऊपर। पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसके अंदर इंडिविजुअल भी होता है, HUF भी होता है, कंपनी भी होती है, पार्टनरशिप फर्म भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होता है, लोकल अथॉरिटीज भी होते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन्स भी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी। तो यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो पर्सन्स पे लगा है। इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज होता है बेटा वो होता है चार्ज ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरी बात, डायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन नहीं होता, और इसके अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन होता है। अब शिफ्ट ऑफ बर्डन होता है नहीं होता है का मतलब क्या है, देखो याद करने की कोशिश करो। मेरी इनकम है, मेरे इनकम के ऊपर टैक्स कौन देगा? मैं ही दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा कमाया मैंने है तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन भरेगा? मैं ही भरूंगा। तो यानी कि मेरे टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं होता, जिसने पैसा कमाया है वही टैक्स को देगा। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन होता है, और वो क्यों होता है मैंने आपको पहले भी समझाया था। चलो एक बार और मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कुछ लोग लेते हैं, चलो पहला लेते हैं प्रोड्यूसर, फिर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लेते हैं होलसेलर, फिर लेते हैं रिटेलर, और फिर लेते हैं कंज्यूमर। चलो देखो तो कैसे शिफ्ट ऑफ बर्डन इसके अंदर हुआ, आओ देखने की कोशिश करते हैं। देख, सपोज करो प्रोड्यूसर ने किसी कमोडिटी को बनाया और बनाने में उसके लग गए 20 रुपए का खर्चा। ठीक है, कोई दिक्कत। आपको पता है कि जब किसी कमोडिटी को हम बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स भरना पड़ता है। तो बनाने की कीमत लगी 20 रुपए, प्लस 5 रुपए का आया कस्टम ड्यूटी। अब वो टोटल कॉस्ट कितना लग गया उस चीज का? 25 रुपए। 25 रुपए में ये प्रोड्यूसर किसको सामान बेचे होगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। चलो आ जाओ,
डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन बुक किया और बुक करने के बाद वो सामान 30 रुपए का बनाकर उसे होलसेलर को दे गया। यानी ये 30 रुपए में क्या अभी भी ये 5 रुपए ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े पड़े हुए हैं? तो आपका आंसर बेटा यस आएगा। क्यों? क्योंकि जब 25 रुपए का इसने ये सामान खरीदा था डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो इस 25 रुपए में 20 रुपए का प्रोड्यूसर का प्रॉफिट प्लस उसका कॉस्ट प्लस 5 रुपए का वो इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा पड़ा हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वो टैक्स किसको दिया? प्रोड्यूसर ने। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 30 रुपए का सामान बनाकर बेच दिया होलसेलर को। क्या उस 30 रुपए में अभी भी वो 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स मौजूद है? तो आपका जवाब होगा यस सर। होलसेलर ने क्या किया, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन बुक किया और 40 रुपए का सामान बनाकर बेच दिया रिटेलर को। जब रिटेलर ने 40 रुपए का वो सामान खरीदा, तो क्या अभी भी वो 5 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स रिटेलर ने जमा किया? तो आपका जवाब होगा यस सर। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन बुक किया और 45 रुपए का वो सामान लेकर बेच दिया कंज्यूमर। अब ये सोचो जरा सा, क्या इस 45 रुपए में अभी भी वो 5 रुपए जुड़े पड़े हुए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। अब शिफ्ट ऑफ बर्डन का मतलब समझो। देखो, टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर ने। लेकिन क्या प्रोड्यूसर ने वो पैसा दिया या कंज्यूमर से वो पैसा लिया गया? तो आपका जवाब होगा कि सर कंज्यूमर ने पैसा दिया और प्रोड्यूसर ने पैसे भरे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शिफ्ट ऑफ बर्डन होता है, वेयरएज डायरेक्ट टैक्स के अंदर किसी भी तरह का शिफ्ट ऑफ बर्डन नहीं होता। चल आगे चलते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं सो दैट आपको और स्पेस मिल जाए इसी पेज में। इन केस आप ये चीज लिखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग आप जब सुनेंगे तो प्लीज यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा एंड देन ये चार्ट पूरा कॉपी कर लीजिएगा शिफ्ट ऑफ बर्डन का। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो पर्सन पे किया जाता है, लेकिन पर्सन के किस चीज के ऊपर? तो पर्सन के इनकम एंड उनके वेल्थ के ऊपर, यानी कि उनकी संपत्ति जो। और इनडायरेक्ट टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किया जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, लेकिन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के किस चीज के ऊपर? तो उसके कंजम्पशन के ऊपर। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के करने के वजह से आपको क्या करना पड़ा? आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ा। नेक्स्ट मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक और बहुत प्यारा सा पॉइंट समझाया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। यानी डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का है? प्रोग्रेसिव नेचर का, और इनडायरेक्ट टैक्स किस नेचर का है? रिग्रेसिव नेचर का। याद करो, मैंने आपको प्रोग्रेसिव नेचर और रिग्रेसिव नेचर पहले भी समझा रखा है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब हुआ जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे उसके बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड लेक्चर मैंने दिया हुआ है बेटा अपने पास्ट वीडियोस में, आप देखिएगा और जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाई डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा कि प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन
रिसेंट पास्ट ईयर्स में पूछा गया है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, किसी कीमत पे इग्नोर नहीं करेंगे बेटा, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, आया हुआ है, तो उसको प्लीज अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा कि व्हाई डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स इज आपका रिग्रेसिव इन नेचर। चलिए बेटा, तो इस तरह से हम लोगों ने टैक्स का पोर्शन पूरा किया। अब टैक्स का पोर्शन जैसे ही हमने पूरा किया, एक चीज मुझे आपसे यहाँ पूछना है, जवाब आप हाँ दे दोगे अपने मन में, मुझे पता है ये बात, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन एक बार सुनिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने के बाद आपके आंसर्स ना हो जाए, ये होना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, मैंने आपको 2 पेज पहले आ जाओ, मैंने आपको पहले आपको समझाया था कि जो रेवेन्यू नेचर होगा उसके अंदर ना असेट अफेक्ट करेगा ना लाइबिलिटी अफेक्ट करेगी। लाइबिलिटी का मतलब एक तरह की बोरोइंग्स आप कहते हो बेटा, उधार, उधार। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है बेटा उधार। तो याद रखना है कि रेवेन्यू नेचर के अंदर ना असेट अफेक्ट करता है और ना अफेक्ट करती है लाइबिलिटी। अब सोचो जरा सा, अब आ जाओ इस पेज के ऊपर, कहीं से भी लग रहा है क्या कि टैक्स जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है वो टैक्स एसेट्स को सेल आउट कर रही है करने के लिए? मतलब टैक्स वसूलने के लिए क्या एसेट को सेल आउट किया गया? द आंसर इज नो। क्या ये टैक्स गवर्नमेंट के लिए कोई बोरोइंग्स है? तो इसका आंसर क्या है बेटा? नो। यानी कि अगर मैं बात करूं लाइबिलिटीज की, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स ना कोई लाइबिलिटी अफेक्ट कर रहा है और ना गवर्नमेंट के लिए टैक्स कोई असेट को अफेक्ट कर रहा है। और यही तो मेरे कहने का मतलब था। कहने का मतलब ही यही था कि जब भी रेवेन्यू नेचर की बात करोगे, आपके ना असेट अफेक्ट करेंगे और ना अफेक्ट करेगी आपकी लाइबिलिटी। यानी कि रेवेन्यू रिसीट के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, लेकिन इस इनकम को जनरेट करने के लिए ना गवर्नमेंट को असेट अफेक्ट करना पड़ा और ना अफेक्ट करना पड़ा लाइबिलिटी। आ जाओ, मैं इस पॉइंट को एक बार लिख ही देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेवेन्यू रिसीट, तो रेवेन्यू रिसीट के ऊपर मुझे क्या याद रखना है? दीज आर द रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट that do not affect asset nor it affect liabilities। साफ सिंपल सी परिभाषा। तो रेवेन्यू रिसीट में आपके पास पैसा आया टैक्स के फॉर्म में और नॉन टैक्स के फॉर्म में। नॉन टैक्स अभी हम लोगों को करना बाकी है। फिलहाल रेवेन्यू रिसीट क्या हो गया मेरे लिए? ये वो रिसीट है गवर्नमेंट के लिए जिसको गवर्नमेंट ने रिसीव तो किया है, लेकिन बिना किसी असेट को अफेक्ट किए हुए, ना ही किसी लाइबिलिटी को अफेक्ट किए। अब आते हैं जरा सा नॉन टैक्स के ऊपर। तो देखिए, ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, लाइसेंस, पेनल्टीज, फाइन, ये सब क्लियर है। स्केट्स का मतलब क्या होता है? स्केट्स का मतलब क्या होता है, आइए ये समझा दूं, क्योंकि यहीं पे आपकी ये कहानी अटकी पड़ी हुई है। जैसे ही स्केट्स का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा नॉन टैक्स आपको क्लियर मिलेगा। चलिए सर, तो डिफाइन करते हैं स्केट्स को। स्केट्स होता क्या है ये समझते हैं पहले। देखिए, सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी।
मिस्टर एक्स के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स का कोई लीगल हायर नहीं है। कोई उसका लीगल हायर नहीं है, यानी कि मिस्टर एक्स के इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी ऐसा उसके घर में नहीं है जो क्लेम कर सके, यानी ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके कोई रिश्तेदार जो लीगली इस प्रॉपर्टी को अपना कह सके। तो ये प्रॉपर्टी जो 1000 करोड़ की है, ये अब किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा गवर्नमेंट की। ये किसकी हो जाएगी बेटा? गवर्नमेंट। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्केट्स। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इनका कोई लीगल हायर नहीं था जो इसको क्लेम कर सका। तो ये सारे के सारे ताजमहल, कुतुब मीनार किसके कस्टडी में चले गए? गवर्नमेंट की कस्टडी में। अब आप जाते हो यहाँ पर एज अ टूरिस्ट बन के, वहां पे जाते हो, आप क्या भरते हो? उसकी एंट्री फीस भरते हो। तो वो जो एंट्री फीस भर रहे हो वो किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो बेटा याद रखना है, स्केट्स का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी पर्सन, किसी पर्सन का कोई लीगल हायर ना हो। ठीक है सर, इज द पॉइंट क्लियर? चल, तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू रिसीट के टैक्स और नॉन टैक्स का रूप होता है। जैसे ही मुझे ये टैक्स देखने मिला, मेरा दिमाग आ गया वहीं पर। टैक्स में मतलब हो गया कि वो अमाउंट जो गवर्नमेंट वसूल करती है पर्सन के और पर्सन से, और पर्सन के किससे? इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, या उसके कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। टैक्स जो होता है बेटा वो दो है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इसके बीच में हमने कुछ बेसिक डिफरेंसेस जाने। चलिए, टैक्स के ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देखना है, डिटेल्ड लेक्चर इसका देखना है, तो मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है इस टैक्स के ऊपर, आप उसे रेफर जरूर करें। आप उसे रेफर जरूर करें। ठीक है, वीडियो आपके यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप जाइए, वहां पे पूरा टैक्स का आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज आपको वहां बताया गया है। एनआईटी के पोर्शन में आपको ये दिखेगा, जब मैं नेशनल इनकम में एनआईटी का पोर्शन कर, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 2 जो है, उसके अंदर आपको ये चीज दिख जाएगा टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर नंबर 2 रेफर कीजिएगा नेशनल इनकम का, आपको उसके अंदर पूरा का पूरा टैक्स आपको उसके अंदर दिख जाएगा। ठीक है सर, चल